हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब मस्त स्वस्थ जबरदस्त ना। अब आप लोगों का झारखंड बोर्ड की कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जल्द एग्जाम होने वाला है और इसलिए आप लोगों के लिए विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण 40 प्रश्न यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आए। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, है ना। और इसमें से आप लोग एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप लोगों का 9th का सीरीज शुरू हो चुका है, इसलिए एक एक वीडियो को जरूर देखिएगा। एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट में A+ ग्रेड आप ला रहे होंगे। और हाँ, एक नेक काम जरूर करना, आपके जितने भी दोस्त हैं उनको बता दो कि भैया क्लास कर ले। और हाँ, बाकी जो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ही लेना आगे हर एक वीडियो देखने के लिए। देखो, सबसे पहले आप लोग का बता दो, यहां पर विज्ञान में 1.5 घंटे का समय मिलेगा। टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। 40 प्रश्न रहेंगे, सभी प्रश्नों का देना उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा आप लोगों को और 4 ऑप्शन दिया गया है, सही को टिक करना है। अगर गलत मार देते हो तो कोई भी नेगेटिव अंक नहीं काटे जाएंगे, है ना। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी भैया जो गलत है वो गलत है, एक्स्ट्रा नंबर नहीं काटा जाएगा। क्लियर है। पहला प्रश्न क्या है, देखिए कि निम्न में किन राशियों का ऐसा मात्रक समान होता है। तो देखो, इनमें से बता दूं, चाल और बेग का समान होता है। क्यों? क्योंकि चाल और बेग दोनों का ऐसा मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है बच्चे, है ना। चाल और बेग दोनों का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बाकी त्वरण का निकालोगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, विस्थापन का मीटर हो जाएगा, बल और संवेग का भी अलग हो जाएगा। सिर्फ समान किसका होगा? तो मेरे प्यारे बच्चे, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ में? चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अगला प्रश्न हम लोगों का है क्या कि निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है। निश्चित दिशा में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, जब दिशा होती है, क्या होती है? जब वस्तु एक दिशा में चल रही है ना, यानी एक डायरेक्शन में चल रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या बेटा? विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। याद रखिएगा, जब कोई वस्तु चल रही है लेकिन एक दिशा में चल रही है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन। क्लियर है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वेग का ऐसा मात्रक, अभी तो बताया, बताओ वेग का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण है। वेग का प्यारा बच्चा जो ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेग बोले या फिर चाल बोले प्यारे बच्चे, सभी का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही हो जाएगा, है ना। बाकी ये जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना प्यारे बच्चे, ये होता है त्वरण का। किसका होता है सर? त्वरण का होता है ना। त्वरण का याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। लेकिन वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे देखो, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है। क्या बेटा? स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है, यानी जो गाड़ी वाड़ी है ना, उसमें एक डिवाइस दिखेगा जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को मापता है कि जो कितना दूरी तय किया, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, जितना भी चला, है ना, 10 किलोमीटर, तो वो उसे कहते हैं ऑडोमीटर। क्या कहते हैं? ऑडोमीटर। अच्छा सर, स्पीडोमीटर क्या होता है? तो स्पीडोमीटर मेरे प्यारे बच्चे गाड़ी द्वारा चली गई, मतलब गाड़ी का स्पीड को मापता है। क्या? स्पीड को या फिर चाल को कह सकते हो, है ना। ये स्पीड को मापता है। क्या मापता है? स्पीड को, कितना स्पीड से चल रहा है। और थर्मोमीटर तो तापमान को मापता है ना, ये तापमान मापता है थर्मोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट कि यदि कोई पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसका वेग आधा हो जाए, और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग कितना हो जाएगा। तो पहले हमको संवेग का फॉर्मूला लिखना होगा। संवेग का फॉर्मूला प्यार बच्चे होता है P = mv, है ना। अब बोल रहा है कि अगर द्रव्यमान को 2 गुना कर दे, द्रव्यमान क्या है? m, इसको हम 2 गुना यानी 2m कर देंगे, चलो कोई दिक्कत। और उसका वेग को आधा कर दे, वेग क्या? v, उसको आधा कर देंगे तो v/2 हो जाएगा। भैया कट कट जाएगा, mv आया। कुछ भी अंतर हुआ क्या? पहले भी mv था, अब भी mv ही रहा, है ना। कुछ भी अंतर दिखा आप लोगों को? कुछ अंतर नहीं दिखा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? दुगुना हो जाएगा? नहीं, वही रहेगा। संवेग क्या रहेगा भाई बच्चे? वही रहेगा। यदि दो वस्तु A और B के द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी और 34 केजी है, यानी A का जो द्रव्यमान है 6 केजी है और B का जो द्रव्यमान है वो 34 केजी है। कोई भी वस्तु है जिसका द्रव्यमान दिया, मान लीजिए आप और आपका दोस्त है, आपका वेट 34 केजी, आपका दोस्त का वेट 6 केजी है, हालांकि 6 केजी नहीं होगा, लेकिन मान लो। तो भाई किसमें द्रव्यमान, मतलब सॉरी क्या बोल रहा है? जड़त्व। देखो, तो याद रखना, जिसका द्रव्यमान कम होता है उसका जड़त्व कम होता है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा हो जाएगा। तो ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा। बिल्कुल भी गलत, क्योंकि द्रव्यमान देखो जिसका ज्यादा है उसका जड़त्व अधिक होगा, इसका द्रव्यमान ज्यादा तो इसका जड़त्व अधिक होगा। बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। बिल्कुल, बी का जो जड़त्व है ना बेटा, बी का, वो ए के से अधिक होगा, क्योंकि ए का द्रव्यमान अधिक है, तो बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो, वेरी गुड। न्यूटन की गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? प्यारे बच्चे, न्यूटन के गति का कौन सा नियम?
तो बता दो न्यूटन के 3 नियम होते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। जो पहला नियम होता है, जब कोई वस्तु विराम में रहेगी तो विराम में ही रहना चाहिए, जब तक कि उस पर बाहरी कोई असंतुलित बल ना लगे। जब कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहिए, जब तक कि उस पर कोई वस्तु उसे बल आके ना रोके, है ना। तो ये पहला नियम ही हो, क्या होता है भैया, सोया हुआ तो सोया ही हुआ, एक जड़त्व में सो रहा है, चल रहा था चल ही रहा है भैया, एक जड़त्व में चल रहा है ना। तो याद रखना, ये जो होता है जड़त्व का नियम कहते हैं हम लोग, न्यूटन की गति का प्रथम नियम को कहते हैं। क्या? प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, है ना, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है बेटा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। P इक्वल टू क्या होता है? mv होता है ना। P मतलब होता है संवेग, m मतलब द्रव्यमान, v मतलब वेग। यानी क्या होता है ना, पहले का संवेग और बाद का संवेग बराबर होता है, इसे ही कहते हैं क्या, संवेग संरक्षण का नियम। और इसी के आधार पर रॉकेट क्या करती है भैया, ऊपर जाती है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बता दूं मैं आप लोगों का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना। 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा, बताओ। भार पहले द्रव्यमान दिया है, m बराबर कितना है सर? 60 किलो है, 60 केजी है, 60 किलोग्राम, 60 केजी है। मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो पहले पृथ्वी पर भार निकालो, कहां पर? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर अगर मैं भार निकालूंगा मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू एम जी। क्या? mg। 60 इंटू जी का वैल्यू कितना होता है भाई? 10 ले लो, क्या ही दिक्कत है ना, बोला ही 10 लेने के लिए, तो 10 ले लेते हैं, यानी 600 न्यूटन आ गया। क्या हो जाएगा? 600 न्यूटन। ये 600 न्यूटन आ गया। अब आप चंद्रमा पर निकाल लो, तो चंद्रमा पर अगर भार में निकालूंगा उसको मैं W डैश मान लेता हूं चंद्रमा पर, है ना। और याद रखना, जो पृथ्वी पर जितना भार होता है ना उसका 1/6 गुना होता है चंद्रमा पर। क्या? अब पृथ्वी पर मान लो जितना भी है उसको हम 6 से अगर डिवाइड कर देंगे तो चंद्रमा पर भार निकल जाएगा। सर चंद्रमा पर इतना कम क्यों होता है? क्योंकि वहां पर गुरुत्व त्वरण कम होता है। यहां पर जी का वैल्यू 10 है, वहां पर 10 नहीं होगा भैया, और कम हो जाएगा। तो याद रखना, जो चंद्रमा पर भार होगा ना वो पृथ्वी के भार मान लो W, तो उसका बटा 6, यानी 1/6 गुना होता है पृथ्वी के भार का। पृथ्वी में कितना आया? 600 न्यूटन। इसको भाग दो 6 से भैया, कट जाएगा 6 कम 6 0 0, यानी ये 100 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 100 न्यूटन आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा? 100 न्यूटन। आई बात समझ में? वेरी गुड। आगे देखो यदि दो वस्तुओं के बीच, तो 100 न्यूटन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? अच्छा, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला तो जानो, क्या होता है? F बराबर, दो वस्तु का द्रव्यमान है तो एक m मानते हैं, या m1 m2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, है ना। पहला G m1 m2 बटा r स्क्वायर, है ना। m1 m2 मतलब दो का द्रव्यमान, r मतलब उसके बीच का दूरी। वस्तुओं के बीच का दूरी आधा कर रहे हैं, दूरी क्या कर रहे हैं? आधा। और उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? तो G, द्रव्यमान को कुछ नहीं कर रहे हैं, तो द्रव्यमान को G m1 m2 ही रहने दो। हाँ, दूरी को आधा कर देनी, आर का हो जाएगा r/2, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो खेला क्या होगा यहाँ पर, G m1 m2 और ये बटा r का स्क्वायर, r स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, है ना यार। यहाँ कुछ नहीं है तो 1। अब ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 G m1 m2, है ना, बटा क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। कितना गुना, आप खुद देख सकते हो कितना गुना हुआ, बोलो बल कितना गुना हुआ? बोलो सर आगे में 4 आ गया, यानी 4 गुना हुआ क्या? अरे हाँ मेरे प्यारे बच्चे, कितना हो गया? 4 गुना। तो बल कितना गुना बढ़ेगा घटेगा? तो बीच का दूरी को अगर मैं क्या कर दूं? कम करूंगा, आधा कर दिया मतलब कम कम कर देना, तो बल बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, है ना। क्या हो जाए? 4 गुना बढ़ जाएगा। बहुत शानदार। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे है कि ध्वनि जो किस माध्यम में गमन करती है? याद रखना, ध्वनि हमेशा ठोस में भी गमन करती है, तरल में भी गमन करती है, और गैस में भी गमन करती है ना। यानी तीनों माध्यम में ध्वनि जो है गमन करती है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है? अनुदैर्ध्य तरंगा, अनुप्रस्थ तरंगा, विद्युत चुंबकीय तरंग, कोई विकल्प नहीं। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, याद रखना, बहुत बार पूछा गया प्रश्न, इसका अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि तरंगे जो होती है प्यार बच्चों, होता है अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, याद रखना है ना। मानव श्रवण की श्रव्य परास की ऊपरी आवृत्ति सीमा क्या है? मानव श्रवण यानी हम लोग जितना भी सुनते हैं ना, वही उसमें सुनने की जो आवृत्ति होती है कितना होती है ना। तो याद रखना, हम लोग 20 से लेकर के, क्या बेटा, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज ये हम लोग सुन सकते हैं। जहां ये हम लोग का निचली सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसको ऐसे भी लिखता है कोई कोई, 20 से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज, है ना, 20 किलो हर्ट्ज। याद आएगा, 20 से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज। अब देखो यहाँ पर ये निम्न सीमा है, ये ऊपरी सीमा है। यहाँ पूछा ऊपरी सीमा आवृत्ति की लगभग कितनी होती है ऊपरी सीमा, तो 20 किलो हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। 14 नंबर देखो, क्या बोला कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? दो विभिन्न पदार्थों का जो कण
100 तो मिल जाएगा ना, उसे कहते हैं क्या, विसरण। क्या कहेंगे बेटा, विसरण कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो आपको पता है बर्फ कितना डिग्री में गलता है, 0 डिग्री सेल्सियस में गलता है। लेकिन यहां पर भैया सेल्सियस में तो 0 डिग्री है ही नहीं। अब क्या होगा सर, अब क्या करी, कहां से आंसर लाई, कहां ढूंढने जाई, तो बेकार सर है ना, चिंता क्यों करते हो। देखो कुछ नहीं, सेल्सियस में केल्विन में है ना, बदल तो केल्विन में, तो केल्विन बदलने के लिए 273 जोड़ते हैं, जोड़ दो, कितना हो जाएगा 273 प्लस जोड़ो 0, तो 273 केल्विन ही हो जाएगा। 273 केल्विन बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका प्यार बच्चा सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलो 16 नंबर देखो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। वो संपीड़ित मतलब होता है दबाना, किसको सबसे अधिक दबा सकते हो, बोलो सबसे अधिक किसे दबा सकते हो मेरे प्यारे बच्चे, है ना। तो याद रखना जो गैस है, गैस को हम लोग सबसे अधिक दबा सकते हैं, किसको बेटा, गैस को, है ना। तो गैस को हम लोग सबसे अधिक दबा सकते हैं, याद रखिएगा। कोई भी गैस है ना। आप तरल को थोड़ा सा दबा लोगे, ठोस को तो दबा ही नहीं पाओगे, तरल को थोड़ा दबा लोगे, गैस को पूरा ही दबा दोगे। हवा है ना, गैस को दबा के आप दबा सकते हो, यानी समझ लो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस को दबा सकते हो। यानी कोई भी गैस रहेगा तो गैस जब सबसे ज्यादा दबेगा, उससे थोड़ा कम दबेगा लिक्विड, और उस सबसे कम दबेगा ठोस, ठोस को दबा ही नहीं पाओगे, है ना। निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण, यौगिक तो देखो बेटा लोहा तो क्या है, एक तत्व है जिसको हम लोग एफी से लिखते हैं। पीतल तो भैया ये क्या है, मिश्र धातु है। तांबा भी क्या है, कॉपर है, ये तत्व है। लेकिन जल जो होता है बेटा ये होता है H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर कोई बना हुआ जो होता है उसे कहते हैं क्या, यौगिक। तो ये क्या कहलाएगा, जल क्या कहलाएगा, यौगिक, है ना। पीतल किस धातु का मिश्रण है, तो पीतल होता है बेटा, आप ट्रिक याद रख लेना क्या, कि पिताजी, जहां से पीतल नाम आएगा पिताजी को याद करना, पी से हो जाएगा पीतल, है ना। पित्तल इतने गोले मारेंगे, इतने गोले मारेंगे, इतने गोले मारेंगे कि पूरा का पूरा खानदान पित्तल बेचते बेचते अमीर हो जाएगा। किस मूवी का डायलॉग है पता है आप लोगों को, लेकिन एक फेमस डायलॉग है ना। ता से होता है तांबा, तांबा बोले तो बेटा होता है कॉपर, तांबा मतलब क्या होता है, तांबा मतलब कॉपर, है ना, तांबा मतलब कॉपर। और जे से होता है जिंक, ये तो जिंक और तांबा मिला के पीतल बनता है, तो कॉपर और जिंक यानी जेडन, है ना, क्या होता है जेडन। तो Cu प्लस जेडन कहीं है क्या, जेडन और Cu यहां पे है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन मतलब ऐसा परिवर्तन जो एक बार अगर दूसरा रूप में बदलेंगे तो उसको पहले रूप में नहीं ला पाओगे, उसका कण बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो जल का बर्फ के पिघलना, तो भैया बर्फ से फिर आप जल में बदल सकते हो। भोजन का पचना, एक बार जब पेट में भोजन पच जाएगा क्या उसको फिर से भोजन बना सकते हो, आप नहीं बना सकते हो ना। इसलिए क्या होगा, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। मोमबत्ती का पिघलना, फिर से मोमबत्ती बन जाएगा, पिघला हुआ मोमबत्ती। हाँ, जलना आपका रासायनिक अभिक्रिया, याद रखिएगा। लोहे का चूर्ण को बालू में मिलाना, भाई फिर से वो अलग हो जाएगा चुंबक से, लोहे का चूर्ण को चुन लोगे बालू अलग हो जाएगा। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। सोडियम ऑक्साइड याद रखिएगा ये होता है Na2O, Na2O सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है ना। नेक्स्ट, 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद है, पूछा है कि जल के कितना मोल होगा 36 ग्राम जल में। तो याद रखना, यानी दिया गया द्रव्यमान कितना है 36 ग्राम, है ना। आपको क्या निकाल, अच्छा मोलर द्रव्यमान कितना हो जाए बताओ तो, मोलर द्रव्यमान, है ना, मोलर द्रव्यमान किसका, तो भैया मोलर द्रव्यमान आपका जल का H2O का कितना हो जाएगा। तो आपको पता है H का होता है 1 और 2 का हाइड्रोजन है तो 1 गुना 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। आप द्रव्यमान याद रखना, है ना, कम से कम 1 से 20 तक तत्वों का नाम याद रखो, परमाणु संख्या याद रखो, और द्रव्यमान भी याद रखो 1 से 20 तक का, और जो जो फेमस फेमस है ना। तो 2 एकम 2 हो गया, प्लस 16 ये हो गया प्यारे बच्चे 18। आपको मोल निकालना है, क्या, मोल संख्या। तो याद रखना मोल बराबर होता है, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, कि दिया गया, है ना, द्रव्यमान बट्टा हो जाएगा मोलर द्रव्यमान। क्या, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। अच्छा कितना द्रव्यमान दिया गया देख लो, 36 ग्राम दिया गया था, 36 ग्राम। मोलर द्रव्यमान कितना आया देखो, मोलर द्रव्यमान आ गया 18 ग्राम। 18 तो काटिंग काटिंग दो बार में कटिंग छटिंग, मोल को लिखते हैं n से, और ये जो वैल्यू हो गया मेरे बच्चे, है ना, n का जो वैल्यू हो गया वो आपका मोल संख्या हो गया 2 मोल। कितना होगा, 2 मोल हो जाएगा, मोल निकालोगे तो 2 मोल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा, तो देखो मोलर द्रव्यमान के लिए मैंने कहा ना आपको मोल द्रव्यमान याद होना चाहिए। तो क्या है C2H2, तो प्यार बच्चे कार्बन का जो द्रव्यमान होता है 12, 2 को है तो 12 गुना 2 कर दिया, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, 2 को है हाइड्रोजन तो 2 गुना 1 कर दिया, बस 12 दूनी 24 और 2 एकम 2, 24 और 2 को जोड़ोगे प्यार बच्चे तो 26 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 26, यानी इसका जो मोलर द्रव्यमान होगा 26 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 26। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, याद रखना इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने, दा गोप चांद, याद रखना मैं आपको ट्रिक बोल दे रहा हूं, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, है ना। क्या याद रखना, दा
जोगोप और चान। कैसे है? तो ई से इलेक्ट्रॉन किसने किया? थॉमसन ने। पी से प्रोटॉन किसने किया? गोल्डस्टीन ने। और एन से न्यूट्रॉन किसने किया? जेम्स चैडविक ने। बस हो गया याद। तो इलेक्ट्रॉन का किसने किया? दा यानी ई इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, तो जे थॉमसन हो जाएगा, है ना। मैंने 10th 9th में याद किया था, अब तक मुझे प्यार बच्चे याद है, और मैं गारंटी करता हूं अगर आप लोग इस ट्रिक को सीख लिए तो जिंदगी में आप लोग भी नहीं भूलोगे, है ना। आई ना मजा? तो भैया इसी बहाने, अरे किस बात पड़े हो, ठोको लाइक, इधर विकास सर खड़ा है। आगे देखो, एक तत्व में एक 11 इलेक्ट्रॉन है तब 12 न्यूट्रॉन है। क्या इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 11 और न्यूट्रॉन की संख्या होगी 12, तो उसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? तो याद रखना, परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या और बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कह सकते हो। तो परमाणु का संख्या कितना हो जाएगा? जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या है 11 उतना ही। हाँ, द्रव्यमान पूछेगा तो दोनों को जोड़ दोगे। किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होगा? कौन और परमाणु का समान नहीं होगा? तो देखो, अगर समस्थानिक मतलब समझ लो परमाणु संख्या समान होता है। क्या समस्थानिक मतलब होता है? समान, है ना, समान परमाणु संख्या। समस्थानिक मतलब होता है परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो परमाणु संख्या समान होगा, परमाणु संख्या मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या भी समान हो जाएगी। और जब किसी चीज का हम लोग द्रव्यमान निकालते हैं बेटा, क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो अगर प्रोटॉन की संख्या समान है तो अलग क्या हो जाएगी? अरे न्यूट्रॉन की संख्या। जी हाँ, समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु संख्या समान होता है, यानी प्रोटॉन की संख्या समान होगा, तो अलग क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या, है ना। प्रोटॉन समान तो इलेक्ट्रॉन भी उसी प्रकार से होगा, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिक जीव के उदाहरण है? एक कोशिक जीव का उदाहरण कौन हो जाएगा बताओ? तो एक कोशिक जीव इनमें से गेहूं, चिड़िया, अमीबा, प्याज। तो भाई अमीबा याद रखना एक कोशिकीय जीव होती है। लाइसोसोम का निर्माण कहां होता है? कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी उपकरण के राइबोसोम। तो याद रखना भैया, निर्माण करेगा तो कोई ना कोई तो उपकरण चाहिए, ऐसे ट्रिक याद रखना। निर्माण ऐसे थोड़ी हो जाएगा, कोई तो भैया डिवाइस उपकरण चाहिए, ऐसे याद रखना। तो उसके लिए गोल्जी उपकरण चाहिए। कौन सा उपकरण? गोल्जी उपकरण। ये मैं ट्रिक बता दिया, है ना। कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो याद रखो, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना, है ना। क्या कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना अवशोषण होता है, विसरण होता है, परासरण के संवहन? तो देखो एक बात समझ लो, पदार्थों का आना जाना विसरण के द्वारा होता है, लेकिन अगर जलीय पदार्थ हो रहा है, जल का आना जाना हो रहा है, गैस का आना जाना तो परासरण हो जाएगा, लेकिन जल का हो रहा है तो क्या हो जाएगा? परासरण। तो क्वेश्चन थोड़ा सा दोहरा, यहाँ जल में लिख देना चाहिए था, लेकिन अगर बोलेगा पदार्थों का आना जाना तो विसरण मार सकते हो, है ना। पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया था? जब पौधे पता नहीं कुच्ची कुच्ची पत्ता निकलता है, नया नया टहनी निकलता है, वहां पर कौन सा उत्तक होता है? वहां पर होता है शीर्ष विभज्योतक, है ना। क्या होता है उस वहां पर? विभज्योतक होता है। और विभज्योतक क्या होता है? लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं बेटा? तो इसको कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? जो तरल रक्त का तरल भाग है ना, उसको प्लाज्मा कहते हैं। आगे 31 में देखेंगे, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत यानी सफेद, सफेद भैया, श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? मत्स्य पालन, फसल उत्पादन, दूध उत्पादन या मधुमक्खी पालन। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका दूध उत्पादन। क्यों? क्योंकि दूध सफेद होता है ना, इसलिए। निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण बताओ? धान, मक्का, अरहर की चना। तो रबी फसल मतलब ये वही अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी। क्या? अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी, और ये आप लोगों का अप्रैल मई में, है ना, अप्रैल मई में या मार्च अप्रैल में कह सकते हो काट ली जाएगी। तो रबी फसल में से कौन हो जाएगा? चना हो जाएगा। बाकी ये जो सभी है ना, ये आपका खरीफ फसल है, जो वही लगभग आपका मई जून में बोया जाता है, और नवंबर मई में जून में बोया जाता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है ना। जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? जीवों का जो वर्गीकरण किया गया, किसी को जीव कहा गया, किसी को जंतु कहा गया, किसी को पक्षी कहा गया, कैसे? उसके कोशिकाओं के संरचना के आधार पर, है ना। क्या कि भैया मनुष्य देखो पैर से चलते हैं, जानवर 4 पैर से चलते हैं, पक्षी देखो उड़ते हैं, है ना। सबकी कोशिका जो संरचना है अलग अलग है, और इसी के आधार पर उनको अलग अलग विभागों में बांटा गया। ऐसा तो नहीं कि भैया मनुष्य का साथ जंतु घुसा दिया है ना, नहीं ना। तो क्या हो जाए, उसकी कोशिका की संरचना के कारण उसे अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। क्लियर है? पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म। पादप वर्ग का जो उभयचर होता है प्यारे बच्चे, वो हम लोग किसे कहते हैं बता दो? पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? चलो वेरी गुड। चलो तो याद रखना, ये जो हो जाएगा प्यारे बच्चे, चलो शानदार उत्तर आ रहा आप लोगों का, याद रखना। एक मिनट, बिल्कुल। चलो ये आप लोगों का हो जाएगा ब्रायोफाइटा, है ना। क्या हो जाएगा बच्चे? ब्रायोफाइटा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हेल निम्नलिखित में से किस प्रकार वर्ग से संबंधित? व्हेल, व्हेल बता दूं, मछली दिखता है तो भैया मत्स्य मत मार देना,
है ना, मछली दिखता है, व्हेल मछली बोलते हैं, लेकिन वो क्या होता है, स्तनपाई होता है ना। स्तनपाई क्यों? क्योंकि वो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को। क्या करती है? दूध पिलाती है, ठीक है ना। वैश्विक उष्मन के लिए कौन गैस उत्तरदायी है? यानी वैश्विक उष्मन, ग्लोबल वार्मिंग यानी तापमान जो बढ़ रहा है, इसके लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो उसके लिए बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है ना। जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा? जल प्रदूषण से क्या प्रभाव नहीं होगा? जल के तापमान में परिवर्तन, हैजा, जल में ऑक्सीजन की कमी, फेफड़े संबंधी रोग। देखो जल में अगर प्रदूषण होगा ना तो जल का तापमान में परिवर्तन बिल्कुल होगा, हैजा भी हो सकता है, जल में ऑक्सीजन की कमी भी हो सकता है, लेकिन फेफड़े का क्या संबंध है? अगर जल में कुछ परिवर्तन हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है तो फेफड़े में, हाँ वायु प्रदूषण होगा तो फेफड़े संक्रमित हो सकते हैं, है ना। निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है जो संक्रामक नहीं है, किसी से संपर्क में आने पर नहीं सकेगा होगा? तो ये हो जाएगा रतौंधी। रतौंधी ये बेटा संक्रामक रोग नहीं है, बाकी आपका खांसी, जुकाम, हैजा, कालाजार ये सब संक्रामक रोग हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक रोग के उदाहरण है? दीर्घकालिक यानी जो लंबा समय तक चलेगा, तो ये आपका एक मधुमेह हो जाएगा, है ना। डायबिटीज लंबे समय तक चलती है। जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आता है? प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी या फंजाई? तो ये आप लोग मोनेरा वर्ग में जीवाणु आता है ना। तो ये था दोस्तों 40 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और एग्जाम में देखने को मिलेंगे भी इससे। बाकी और वीडियोस अपलोड होंगे, लाइव भी स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का, तो भैया जुड़ना सभी लोग और फोड़ डालो। जो यहां जुड़ेगा ना एक एक क्वेश्चन को एग्जाम में एकदम धो डालेगा। चलो मिलते हैं दूसरा नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं इसके बाद अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।